नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवाद क्लासेज पर। हिंदी वर्ण विचार के अंतर्गत हम लोग वर्ण विचार पढ़ रहे थे, जिसमें हमने स्वर और व्यंजन पढ़ा। उसके बाद स्वरों का हम लोग वर्गीकरण पढ़ रहे थे। एक प्रकार से हम स्वरों का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी इस क्लास को। आइए शुरू करते हैं। जो दूसरा वर्गीकरण है वह है ओष्ठ की आकृति के आधार पर। इसके आधार पर, ओष्ठ की आकृति के आधार पर। और ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर हमारे जो हैं वो दो प्रकार के हैं। पहले प्रकार के हैं वृत्ताकार स्वर और दूसरे प्रकार के हैं अवृत्ताकार स्वर। क्या होते हैं ये वृत्ताकार और अवृत्ताकार? ये आपसे पूछा जाएगा, किसी भी आधार पर आपसे पूछ लिया जाएगा कि ओष्ठ आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से वृत्ताकार स्वर कौन है, या ओष्ठ आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से अवृत्ताकार स्वर कौन है, तब आपको ये बताना पड़ेगा। फिर वृत्ताकार का मतलब जिन स्वरों को बोलने पर हम मुंह खोलें तो वृत्त की तरह बने, वृत्त की तरह बन जाए, वे सभी स्वर क्या होंगे? वृत्ताकार। बाकी सब अवृत्ताकार। जैसे वृत्ताकार स्वरों के अंतर्गत आपका आएगा ह्रस्व उ दीर्घ उ, दोनों ऊ आएंगे। जैसे देखो बोल के ऊ, तो ये जो ओष्ठ की आकृति है ये कैसी हो जाती है? ये वृत्त के आकार की हो जाती है। ऊ, ये आकृति कैसी हो गई? ये वृत्त के आकार की हो गई। इसलिए इन स्वरों को हम क्या कहते हैं? वृत्ताकार कहते हैं। अब जैसे आ इसमें वृत्त नहीं बन रहा, या ई इसमें वृत्त नहीं बन रहा, री, ए, ऐ, ओ, आओ, फिर से देखो वृत्त बना, ओ, आओ, तो ओ, आओ, ऊ, ये कैसे स्वर हो गए? ये वृत्ताकार हो गए। और आ, ई, री, ए, ऐ, ये स्वर कैसे हो गए? ये अवृत्ताकार हो गए। तो आपसे अगर पूछा जाए ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं, तो आप बताओगे दो प्रकार के हैं। पहले प्रकार के हैं वृत्ताकार स्वर और दूसरे प्रकार के कैसे हैं? अवृत्ताकार स्वर। समझ में आ गए? देखिए, वृत्ताकार स्वर का मतलब क्या है? जिन स्वरों को बोलने पर ओष्ठ की आकृति कैसी हो जाए? वृत्त के आकार की हो जाए, वो वृत्ताकार स्वर। और जिनको बोलने पर ओष्ठ की आकृति वृत्त के आकार की ना हो, वो अवृत्ताकार स्वर। देखो ऊ वृत्त बन रहा है ओठों में, ओ, आओ बन रहा है, शेष में नहीं बनेगा। आ, ई, रे, ए, ऐ, इन स्वरों में नहीं बन रहा है। तो ये दूसरा विभाजन था हमारा ओष्ठ आकृति के आधार पर। इससे पहले स्वरों के विषय में और व्यंजनों के विषय में हमने पहले पार्ट में अपने अपलोड किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर देखें। तीसरा विभाजन है जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। जीभ की क्रियाशीलता, ये क्रियाशीलता का मतलब क्या? जीभ, जब हम किसी स्वर को बोलते हैं तो जीभ भी तो क्रिया करती है। जीभ का ऊपर नीचे उठना, दाएं बाएं जाना, ये क्रियाशीलता है उसकी। इसके आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं? तो आप बताओगे तीन प्रकार के हैं। अग्रस्वर, दूसरा है केंद्रीय या मध्य स्वर, और तीसरे प्रकार के हमारे हैं पश्च स्वर। अग्रस्वर, दूसरा है केंद्रीय या मध्य स्वर, और तीसरे प्रकार के कैसे स्वर हैं? ये पश्च स्वर हैं हमारे। माने जीभ को बोलने में जो स्वर जीभ के अग्रभाग से निकले, जो स्वर जीभ के अग्रभाग से निकले, आगे के भाग से निकले, उन्हें हम अग्रस्वर कहते हैं। जैसे ई, तो जीभ आगे की ओर निकल रही है, जीभ आगे की ओर निकल रही है। ई, ए, ऐ, री, देखना ध्यान से, आप प्रयोग करके प्रैक्टिकली देख लेना। ई, तो जीभ आगे निकल रही है, फिर ए, ऐ, फिर जीभ आगे निकली, री, फिर जीभ आगे निकल रही है। तो ये हमारे कैसे हो गए? ये अग्रस्वर हो गए, जीभ के अग्रभाग से। इसमें जीभ जो है हमारी वो आगे की ओर क्रियाशील रहती है। केंद्रीय या मध्य स्वर दूसरा है हमारा, और ये होता है ह्रस्व आ, क्योंकि एक मात्रिक है आ, बोलिए आप आ, तो ये मध्य भाग से निकल रहा है। तीसरे प्रकार के हमारे स्वर हैं पश्च स्वर या ये पश्च स्वर, यानी ये जीभ के पीछे हिस्से से निकल रहे हैं। आ, ओ, आओ, ये कहां से निकल रहा है?
ये जीभ के पीछे से निकल रहा है, तो ये कैसे स्वर हो गए हमारे, ये पश्च स्वर हो गए। तो आपसे पूछा जाए जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तब आप बताओगे 3 प्रकार के, अग्र स्वर, केंद्रीय या मध्य स्वर, तीसरे पश्च स्वर। अग्र स्वर कौन से, जो जीभ के आगे के भाग से निकले या जिनके बोलने में जीभ हमारे आगे की ओर क्रियाशील रहे, उन्हें हम कहते हैं अग्र स्वर। दूसरे हैं केंद्रीय या मध्य स्वर, केंद्र माने भी क्या होता है, मध्य होता है, बीच होता है, तो जो जीभ के बीच से निकलते हैं, बीचों भाग से निकलते हैं, वो मध्य स्वर कहलाते हैं। और तीसरे हैं हमारे पश्च स्वर, जो जीभ के पीछे वाले भाग से निकलते हैं, इनको हम कहते हैं पश्च स्वर। तीसरे प्रकार का जो वर्गीकरण है वह है हमारा तालु की स्थिति के आधार पर, या तालु की स्थिति ना कहे तो वो कहे जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर। देखो ये ऊपर वाला भाग जो होता है वो तालु कहलाता है, तो ये जीभ कितनी ऊंची तक उठती है तालु में लगने के लिए, या तालु तक कहां तक पहुंचती है, उस आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है। तो पहला प्रकार है हमारा विव्रत, ये दीर्घ आ बोलिए, ये विव्रत है। अर्ध विव्रत, देखो बोलिए, एक सेकंड, आ तो पूरा मुंह खुल जाता है। विव्रत का मतलब क्या होता है, खुला हुआ, आ को बोलने पर पूरा मुंह खुल जाता है। दूसरा है अर्ध विव्रत, आधा खुला हुआ, देखो ए ओ और आ ए ओ, तो मुंह कैसा खुलता है, आधा खुलता है, आधा खुला हुआ। सम्रत, देखो बोलिए, ई उ री, बिल्कुल नहीं खुलता, जरा सा खुलता है, ये क्या हो गया, ये सम्रत हो गया। अर्ध सम्रत, ए ओ आधा बन ए ओ, तो ये ओष्ठाकृत के आधार पर कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, वृत्ताकार स्वर और आवृत्ताकार स्वर। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर अग्र स्वर और केंद्रीय स्वर, पश्च स्वर। तालु की स्थिति के आधार पर या जीवा की ऊंचाई के आधार पर विव्रत स्वर, अर्ध विव्रत, सम्रत और अर्ध सम्रत स्वर। ये 4 प्रकार का वर्गीकरण। आगे का देखते हैं। तो अगला जो है वर्गीकरण हमारा है अनुनासिकता के आधार पर। 5वां वर्गीकरण किसके आधार पर, अनुनासिकता के आधार पर। अनुनासिकता के आधार पर भी हमारे स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहले प्रकार के स्वरों को कहते हैं निरनुनासिक, निरनुनासिक जो अनुनासिक नहीं है। यदि किसी स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु ना हो, कोई स्वर लिखा है और उसके ऊपर चंद्र बिंदु ना हो, तो वह क्या होगा, निरनुनासिक होगा। और जब हम किसी स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो वह क्या हो जाता है, अनुनासिक हो जाता है। देखो जैसे लिखा है संशय, जैसे ये लिखा है, ये चंद्र बिंदु लगा है, वो सॉरी चंद्र बिंदु लगा है कहीं नहीं, अनुसार लगा है, तो ये क्या हो गया, निरनुनासिक। अगर हम चंद्र बिंदु लगा दें तो वो क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा। तो अनुनासिक और निरनुनासिक समझ में आया। अनुनासिक और निरनुनासिक क्या होता है, किसी स्वर के ऊपर अगर चंद्र बिंदु ना हो तो निरनुनासिक, और अगर किसी स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हो तो वो क्या होगा, अनुनासिक। अनुनासिक के ऊपर जो स्वर होते हैं उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगा होगा वह अनुनासिक होगा, जिसके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगा वह निरनुनासिक है। अगला है वर्गीकरण जिह्वा पेशियों के तनाव के आधार पर। जिह्वा की जो पेशियां हैं, बोलते समय इनमें जो तनाव आता है उसके आधार पर 2 प्रकार के स्वर हैं। पहले प्रकार के शिथिल, आ ई उ, आ ई उ, ये एक मात्रिक है और इनको बोलने में हमारी जिह्वा जो शिथिल रहती है, इसलिए इनको क्या कहा गया, शिथिल कहा गया। और दूसरे प्रकार के क्या है, कठोर, इनको बोलने में क्या होती है, जिह्वा कठोर हो जाती है। आ ई उ, जीभ में कठोरता आती है, तो इसलिए इनको क्या कहा गया, कठोर कहा गया। आखिरी प्रकार का जो वर्गीकरण है हमारा वह है जात के आधार पर। जात के आधार पर 2 प्रकार के, सजातीय और विजातीय। सजातीय माने समान जाति के, विजातीय माने
अलग जाति के। जात का मतलब ये नहीं है ब्राह्मण और क्षत्रिय जात लगा लो, जात उनकी जो है प्रकृति के आधार पर। सजाति जैसे आ, दोनों प्रकार के आ एक ही जाति के हैं। दोनों प्रकार के आ कैसे हैं? एक ही जात के हैं। दोनों प्रकार की ह्रस्व दीर्घई ऊ, ये सब क्या है? ये सजाति हैं। चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, ह्रस्व का हो चाहे दीर्घ का हो, यानी ये एक ही जाति के हैं दोनों। ये भी एक ही जाति के हैं, समान तरीके के हैं। इनका उच्चारण स्थान भी समान है। इनका उच्चारण स्थान भी कैसा है? समान है। जैसे अक्वा विसर्जनिया नाम कंठा, तो आ ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, उच्चारण स्थान उसका क्या होगा? कंठ ही होगा। ईश्वशा नाम तालु, चाहे ह्रस्व ही हो चाहे दीर्घ ही हो, उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। ठीक है। उपध्वनिया नाम ओष्ठव, ऊ चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, ओष्ठ है उच्चारण स्थान। अच्छा, विजातीय क्या होते हैं? अगर आ के साथ में ई है तो ये विजातीय है। एक का उच्चारण स्थान दूसरा, दूसरे का उच्चारण दूसरा। एक कंठ है, एक तालु है। ऊ ई ओ आ, ये सब क्या है? ये विजातीय है। तो ये इस प्रकार से हमने सभी स्वर पढ़े और स्वरों का विभिन्न प्रकार से जितना वर्गीकरण किया गया था वो हमने पढ़ा। इसके पहले वाले वीडियो में स्वरों के विषय में पूरी जानकारी बताई गई है, पूरा पढ़ाया था उसमें, और एक वर्गीकरण भी है। उसके आगे का आज हमने ये स्वर पढ़े और आज ये स्वर टॉपिक हमारा समाप्त हो गया है। इसके आगे अब हम पढ़ेंगे व्यंजन, और उन व्यंजनों का सभी प्रकार से वर्गीकरण पढ़ेंगे, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो उसे आप जरूर देखें, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।